भारत में ना एक ऐसी जगह है जहां कहते हैं कि पत्थर भी बातें करते हैं। सच में, जहां की दीवारों में संगीत बसा है और जहां की इंजीनियरिंग, उफ, आज के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी देखकर दंग रह जाते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं द फॉरगॉटन एम्पायर यानी हम्पी की सैर पर। कल्पना कीजिए 14वीं सदी का एक ऐसा शहर जो पूरे 26 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। एक ऐसी विशाल जगह जिसके निर्माण में ना तो सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, ना किसी स्टील का और ना ही किसी आधुनिक मशीन का। बड़ी हैरानी की बात है। हाँ, एक ऐसी जगह जिसे 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। आज इस गहरी छानबीन का उद्देश्य हम्पी के उन राज और अनोखे विज्ञान को खोलना है जिन्होंने इस पत्थरों के शहर को अपने समय का एक ग्लोबल पावर हाउस बनाया था। उस दौर में जो भी विदेशी यात्री वहां आए, जैसे निकोलो डे कॉन्टी और अब्दुल रज़ाक, उन्होंने अपनी किताबों में साफ लिखा था कि उन्होंने दुनिया में ऐसा शहर पहले कभी नहीं देखा। उनके मुताबिक ये रोम जैसा विशाल और अमीर था। अरे वाह! ये उस जमाने के शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य का मानो धड़कता हुआ दिल था, एक पावर हाउस। यहीं से, इसी जगह से पूरे दक्षिण भारत पर राज किया जाता था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम्पी सिर्फ कोई मंदिर या तीर्थ स्थान नहीं था। नहीं, ये तो पॉलिटिकल कैपिटल थी, एक जबरदस्त इकोनॉमिक हब था और हाँ, एक कल्चरल पावर हाउस भी, जहां आर्ट और कल्चर का एक अलग ही लेवल था। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर। अच्छा, तो अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर ये सब बनाया कैसे गया? मतलब इतनी शानदार इमारतें कैसे? क्या सीक्रेट था इनकी इंजीनियरिंग का? इतने बड़े और सख्त ग्रेनाइट पत्थरों को बिना किसी मॉडर्न मशीन या डायमंड कटर्स के आखिर कैसे काटा गया होगा? उस वक्त के इंजीनियर्स एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते थे जिसे वेज एंड स्प्लिट मेथड कहा जाता है। वेज एंड स्प्लिट, ये कैसे काम करता था? असल में वो लोग सबसे पहले पत्थरों की नेचुरल फॉल्ट लाइंस को पहचानते थे, फिर उन लाइंस के ऊपर एक सीधी रेखा में छोटे छोटे छेद करते थे। उन छेदों के अंदर लकड़ी या मेटल के वेजेस फंसा दिए जाते थे। अच्छा, एक लाइन में? हाँ, उसके बाद असली विज्ञान शुरू होता था। उन लकड़ी के वेजेस पर लगातार पानी डाला जाता था। ओह, मैं समझ गया। मतलब लकड़ी के नेचुरल एक्सपेंशन को उन्होंने एक हाइड्रोलिक प्रेस की तरह इस्तेमाल किया। जैसे पानी अंदर गया, लकड़ी फूलने लगी। बिल्कुल सही पकड़ा। लकड़ी के फूलने से जो एक्सपेंशन होता था, उस कारण पत्थर के अंदर एक बहुत ही फोकस्ड प्रेशर बनता था और पत्थर बिल्कुल सटीक आकार में टूट जाता था। कमाल का दिमाग था। बिना किसी शोर या एक्सप्लोसिव्स के इतनी सटीक कटिंग। एक सिंपल नेचुरल प्रोसेस को इतने विशाल स्केल पर यूज करना आसान नहीं है। लेकिन पत्थर काटने के बाद बिना सीमेंट की इमारतें कैसे खड़ी की गईं? ग्रेविटी बेस्ड इंटरलॉकिंग स्टोन सिस्टम की बारी। उन्होंने पत्थरों को इस तरह से तराशा था कि वो एक दूसरे के साथ पजल के टुकड़ों की तरह फिट हो जाते थे। जैसे बच्चों के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। ग्रेविटी ही उन्हें एक साथ बांध के रखती थी। और इस इंटरलॉकिंग का सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये इमारतें नेचुरली अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बन गईं। क्योंकि सीमेंट जैसी कोई रिजिड बॉन्डिंग नहीं थी, तो भूकंप आने पर इन पत्थरों में थोड़ी मूवमेंट की गुंजाइश रहती होगी, जिससे एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाती होगी। सही कहा। एक और बड़ी दिलचस्प बात है, वहां के लैंडस्केप में जो बड़े बड़े विशाल पत्थर पहले से मौजूद थे, उनको हटाया या तोड़ा नहीं गया। आमतौर पर तो लोग जमीन समतल कर देते हैं निर्माण से पहले। पर हम्पी के इंजीनियर्स ने नेचर को मिटाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उन मैसिव बोल्डर्स को अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाया और नेचुरल किले या वॉच टावर्स की तरह इस्तेमाल किया। ये नेचर के साथ इंटेलिजेंट इंटीग्रेशन था। क्या बात है। विट्ठल मंदिर के अंदर उसकी हैरान कर देने वाली साउंड इंजीनियरिंग। विट्ठल मंदिर के अंदर एक दो नहीं, पूरे 56 म्यूजिकल पिलर्स हैं। और कमाल की बात यह है कि हर खंबा एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। और जब इन पर हल्के से उंगली से टैप किया जाता है ना, तो बताया क्या होता है? सा, रे, गा, मा, संगीत के 7 सुर निकलते हैं। ये जादू नहीं, बल्कि प्योर रेजोनेंस फिजिक्स है। इनकी मोटाई, आकार और लंबाई इस तरह एक्यूरेटली डिजाइन की गई है कि थपथपाने पर ये स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। सुना है ब्रिटिश इंजीनियर्स इस संगीत से इतने परेशान थे कि उन्होंने इसका राज जानने के लिए 2 पिलर्स को काट कर देख लिया था। हाँ, ये पिलर्स एक ही ठोस पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं। इनके अलग अलग शाफ्ट से अलग अलग फ्रीक्वेंसी का संगीत निकलता है। एक ठोस पत्थर से घंटियों
और साज जैसी आवाजें निकालना, ये उनकी ध्वनि विज्ञान की समझ का जीता जागता सबूत है। वैसे आज इन पिलर्स को बजाना ऑफिशियली बंद कर दिया गया है ताकि इस धरोहर को बचाया जा सके, जो कि एक बहुत जरूरी कदम है। वैसे इस संगीत में जादू के अलावा वहाँ विजुअल स्टोरी टेलिंग का भी एक खजाना है, जैसे मशहूर स्टोन चैरियट, जिसके पहिए कभी सच में घूमते थे। बिल्कुल, उस जमाने में पत्थर के रथ में रोटेटिंग मैकेनिज्म्स का एग्जीक्यूट करना बड़ी बात थी। और एलिफेंट स्टेबल्स की बात करें, जहां वॉर एलिफेंट्स रहते थे, वहां के 11 गुंबद इंडो इस्लामिक फ्यूजन आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है, जहां हिंदू मंदिरों के लोटस मोटिव्स को इस्लामिक आर्चेस के साथ खूबसूरती से ब्लेंड किया गया। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की पहचान। और वहां का हजारा रामा टेम्पल भी तो है। हाँ, इस मंदिर की दीवारों पर तो जैसे पत्थरों की एक पूरी ग्राफिक नॉवेल उकीर दी गई है। पूरी रामायण को नैरेटिव स्टोरी टेलिंग के जरिए पत्थरों पर उतारा गया है, ताकि आम लोग जो पढ़ना ना जानते हो वो भी कहानी समझ सकें। एक सिविक प्लानिंग का बेहतरीन उदाहरण। और महानवामी दिब्बा का विशाल रॉयल प्लेटफॉर्म, जहां बड़ी बड़ी परेड्स होती थी। देखिए, आर्किटेक्चर तो अपनी जगह है, पर दोस्तों मेगा सिटी सिर्फ इमारतों से नहीं बनती। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा जरूरी है। पूरा शहर क्लियरली जोन था, सेक्रेट सेंटर धार्मिक आयोजनों के लिए, रॉयल एनक्लोजर प्रशासन के लिए, अर्बन कोर आम जनता के लिए। एक आधुनिक स्मार्ट सिटी की तरह। लेकिन एक इतनी विशाल आबादी को चलाने का सबसे बड़ा चैलेंज था पानी। हाँ, तुंगाभद्रा नदी से हर घर और खेत तक पानी पहुंचाना आसान नहीं रहा होगा। अनोखी बात ये थी कि ये पूरा सिस्टम साइफन और प्रेशर बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे चलता था। मतलब बिना किसी आधुनिक वाटर पंप या मोटर के? बिल्कुल, सिर्फ ग्रेविटी, सटीक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और स्लोप के नेचुरल प्रिंसिपल से उन्होंने पानी पूरे शहर में सर्कुलेट कर दिया। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जोड़ते हैं आप। हम्पी के विरूपाक्षा टेम्पल में एक ऐसी जगह है जहाँ फिजिक्स का एक और चमत्कार दिखता है। हाँ, वो पिनहोल कैमरा वाला इफेक्ट ना। बिल्कुल, मंदिर के एक अंधेरे कमरे की दीवार पर मुख्य गोपुरम की उल्टी परछाई पड़ती है। दीवार के छोटे से छेद से रोशनी आती है और दूर बने टावर की इन्वर्टेड शैडो दीवार पर बनाती है। ऑप्टिक्स का क्या बेहतरीन उदाहरण है। सच में इनकी सोच अपने वक्त से बहुत आगे थी। और इनके बनाए पुष्करानी टैंक्स देखिए, वो टैंक्स परफेक्टली सिमेट्रिकल थे और इनका डिजाइन मल्टीपल लेवल्स पर काम करता था। पीने का पानी, सिंचाई और सूखे के समय वाटर स्टोरेज, सब कुछ परफेक्टली प्लान था। एक पूरा इंटरकनेक्टेड वाटरशेड मैनेजमेंट सिस्टम। और इस मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर ही उनकी एक विशाल ग्लोबल इकोनॉमी चल रही थी। हम्पी बाजार तो 1 किलोमीटर लंबा था और वहां खुलेआम हीरो का व्यापार होता था। पोर्टुगल, पर्शिया, अरेबिया के साथ इनके सीधे इंटरनेशनल ट्रेड लिंक्स थे। वहां वजनी मेटल वर्कशॉप्स और क्राफ्ट जोन्स के सबूत मिले हैं। हीरे और मोती सड़कों पर बिकते थे। अगर इस पुरानी इंजीनियरिंग, उन बाजारों और उस वाटर सिस्टम को आज दोबारा बनाने की कोशिश की जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक लगभग 30,000 से 50,000 करोड़ का खर्च आएगा। और शायद इतना पैसा लगाने के बाद भी वैसी परफेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट ना मिल पाए जहां मंदिरों को तारों और सूरज की दिशा के साथ जोड़ा गया था। ग्रेनाइट पर प्रैक्टिकली जीरो एरर कावरिंग करना कोई मामूली बात नहीं है। पर इतनी महानता के बाद भी इस शहर का अंत बड़ा ट्रैजिक था। 1565 की बैटल ऑफ तालीकोटा इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि हार के बाद महीनों तक लगातार शहर में तबाही मचाई गई। साम्राज्य गिर गया, महल जला दिए गए। लेकिन वो पत्थर, वो ग्रेविटी और इंटरलॉकिंग से जुड़े पत्थर वैसे के वैसे ही खड़े रहे। आर्किटेक्चर बच गया। इंसानों ने शहर जलाया, पर तबाही उस इंटरलॉकिंग विज्ञान को हिला नहीं सकी। एक डीपली इमोशनल बात है कि एक सभ्यता अपने आखिरी वक्त में भी अपनी इंजीनियरिंग के जरिए अपना वजूद बचा ले गई। ये हमें सिखाता है कि कोई भी सभ्यता सिर्फ पैसे या दौलत से नहीं बनती। एक सच्ची सभ्यता बनती है विजन से, कल्चर से और अपने दौर के एडवांस्ड साइंस से। ये डॉक्यूमेंटेड इंजीनियरिंग हिस्ट्री है जो एक गर्व का एहसास दिलाती है कि 600 साल पहले भी ऐसी आधुनिक मेट्रोपॉलिटन साइंस मौजूद थी। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है सोचने के लिए। किसी भी सभ्यता को, किसी भी सिविलाइजेशन को असल में क्या चीज महान बनाती है? उसका पैसा, उसकी दौलत जो आज है कल नहीं, या फिर उसकी सोच, उसका विज्ञान और उसका कल्चर जो एक पूरे साम्राज्य के खत्म हो जाने के बाद भी जिंदा रह सकता है।